नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए। विचार कीजिए, क्या होता है जब गर्मियों के कमरे ताप धूप को खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे का तावा अथवा तल अथवा किलो आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है। भोजन पकाया जाता है। हमारा शरीर भोजन को पचाता है। हम सांस लेते हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या होता है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। आपने देखा कि चमकदार श्वेत लौह एक मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण बनता है। ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भिन्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस के निकास अथवा उत्सर्जन, ताप में परिवर्तन। रासायनिक समीकरण। क्रियाकलाप 1.1 विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन होता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त के रूप में लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। रासायनिक समीकरण लिखना। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण में इससे भी संक्षिप्त विधि है? शब्दों की जगह रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण का इस प्रकार लिखा जा सकता है: Mg+O2 = MgO। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा जिसमें आपने 9वीं कक्षा के अध्ययन में किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना हो तो निर्माण होता है, ना ही विनाश। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसलिए हम कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध तरीके से संतुलित करना सीखें। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। उपरोक्त सब समीकरण को निम्न रासायनिक समीकरण को दर्शाया जा सकता है: Zn+H2SO4 = ZnSO4 + H2। तत्व अभिकारकों का परमाणु उत्पादों में परमाणु की संख्या LHS RHS। समीकरण में तीर के निशान दोनों प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या के समान है, इसलिए यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। Fe+H2O = FeO4H+H2। चरण 1। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र को चारों एक बॉक्स में बना लीजिए। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। संतुलित समीकरण 1.5 उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या सूची बना लीजिए। सुविधा के अनुसार सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए। वह अभिकारक हो या उत्पाद, उस यौगिक में सबसे पहले परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर Fe+SO4 और उसकी ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं।
दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 अणु परमाणु हैं, जबकि बाईं ओर केवल एक। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए Fe तथा H हाइड्रोजन परमाणु पर संतुलित नहीं है, इससे किसी भी तत्व को चुनकर आगे बढ़ाते हैं। अब अधिकांश रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरे तत्व का चुनाव कीजिए। जब हम असंतुलित हैं, आप पाएंगे कि केवल लोहा ही एक तत्व है जिसमें संतुलित करना शेष है। अंत में सुनिश्चित संतुलित समीकरण की जांच करें। हम समीकरण में दो और तत्वों के परमाणुओं की संख्या को परिकलन करते हैं। समीकरण 1.9 में दोनों ही तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः समीकरण में असंतुलित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। ऊपर दिए गए संतुलन समीकरण 1.9 सावधानी से जांच कीजिए। क्या इस समीकरण में हमें अभिकारकों तथा उत्पादकों भौतिक अवस्था के बारे में ज्ञात होता है? इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं पर कोई जानकारी नहीं है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनावर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादकों रासायनिक सूत्रों के साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादकों की गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं में HLAQS दर्शाया जाता है। अभिकारक उत्पादक जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम AQ लिखते हैं। असंतुलित समीकरण 1.9 इस प्रकार होगा। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थिति में, जैसे ताप, दाब, उपरोक्त उत्प्रेरक आदि की तीर के निशान के ऊपर भी नीचे दर्शाया जाता है। इस प्रकार क्या पुस्तक में दिए गए समीकरण 1.2 को संतुलित कर सकते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी भी तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। ना कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है, ना ही मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी असंबंध के टूटने तथा जुड़ने के नए पदार्थ का निर्माण होता है। परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंधन के बारे में आप अध्याय 3 और 4 में अध्ययन करेंगे। संयोजन अभिक्रिया। कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझ जाने का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है। CaOH प्लस H2O L CaOH और ट्वाइस AQ प्लस ऊष्मा। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एक उत्पादक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण पर चर्चा करें। कोयले का दहन। जल का निर्माण। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व यौगिक के संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजक अभिक्रिया कहते हैं। क्रियाकलाप 1.4 हमने यह भी देखा है कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई है, इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है, जिससे अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन। क्या आप जानते हैं कि श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया। खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड, कार्बोहाइड्रेट। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने के ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है, जिसका अध्ययन आप अध्याय 6 में करेंगे। साग सब्जियां का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। वियोजन अपघटन अभिक्रिया।
क्या आपने ध्यान दिया है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है? सल्फर के दहन से उत्पादन उस अभिलक्षण विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिक्रमक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद प्राप्त करता है। एक वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फास्फेट सल्फेट का क्रिस्टल का त्याग देता है। क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत फेरिक ऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड तथा सल्फर ऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि SO2 प्लस SO3 गैस है। ऊष्मा देने वाले पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। आप देखेंगे कि भूरे रंग के धातु उत्सर्जित धुआं उत्सर्जित होता है। यह नाइट्रोजन ऑक्साइड का धुआं है। यह अभिक्रिया इस प्रकार होगी। आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग के सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजित के कारण ऐसा होता है। सिल्वर ब्रोमाइड इस प्रकार की अभिक्रिया। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग स्वयं श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया होती है? हमने देखा है वियोजन अभिक्रिया के अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया। लोहे की कील तथा भूरा रंग तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों हो जाता है? इस क्रिया में निम्न अभिक्रिया है। हम अभिक्रियाओं में लोहे आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट में विलयन में विस्थापित कर दिया है। इस अभिक्रिया में विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के अन्य उदाहरण जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं। इनके कॉपर को उनके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया। आप देखेंगे कि श्वेत रंग एक पदार्थ का निर्माण करता है जो जल में अविलेय है। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस प्रक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। एक ऐसा क्यों होता है कि BaO2 प्लस SO2 अभिक्रिया BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। इस अन्य उत्पादन सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वह अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अपचयन। कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड सेकेंड की काली परत चढ़ाई जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना? कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना। यदि इस गर्म पदार्थ CuO के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो ये सतह काली भूरे रंग की हो जाती है क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है। इस कॉपर से प्राप्त होता है तथा कॉपर प्राप्त होता है। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। जब क्रिया के किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की ह्रास होती है तो उसे कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। अभिक्रिया 1.29 में कॉपर सेकेंड ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है इसलिए अपचयित हुआ है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसलिए अपचय हुआ। अर्थात अभिक्रिया एक अभिकारक अपचयिक तथा दूसरा अभिकारक अपचयिक है। इस अभिक्रियाओं का उपचयन अपचयन तथा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण। ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। क्या आपने दैनिक जीवन में उपचय अभिक्रियाओं में प्रभाव को देखा है? संक्षारण। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी वस्तुएं चमकीली होती हैं लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालीनुमा भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः क्रिया को लोहे के जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य
धातु में भी ऐसा परिवर्तन होता है। आपने चांदी तांबे चढ़ने वाले परत रंग पर ध्यान दिया होगा। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षरित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षरण कहते हैं। ऊपर चांदी के ऊपर काली परत या तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण हैं। संक्षारण के कारण कांचे, पुल, लोहे, रेलिंग, जगह, धातु विशेषकर लोहे की बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संरक्षण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। विकृत गंधिता। वसायुक्त तथा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी रह जाती है तब उसका स्वाद गंध कैसे हो जाता है। उपचाई होने से तेल वसा विकृत गंध हो जाती है। उनके स्वाद तथा रंग गंध बदल जाते हैं। प्राय तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने में वाले पदार्थ प्रतिऑक्सी कारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने के उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। आपने क्या सीखा? अभ्यास।